नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य की सभी म्यूनिसिपैलिटीज में उन्नत तकनीक का उपयोग कर रंग आधारित संपत्ति मानचित्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि इन रंगीन नक्शों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को संपत्ति खरीद के दौरान कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि इसमें कलर स्कीम को लेकर 4-5 कैटेगरी तय की जानी चाहिए, जैसे कि अप्रूव्ड, अंडर प्रोसेस, अनअप्रूव्ड एग्रीकल्चरल आदि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला म्यूनिसिपल कमिश्नर को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शहरों में ड्रोन मैपिंग करते हुए पता लगाएं कि विकास के नाते से क्या क्या काम किए जा सकते हैं ताकि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से ड्रोन मैपिंग हर शहर की हो गई है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी एकत्रित की। उन्होंने अधिकारियों को विकास पहलों के लिए संसाधन आवंटित करने से पहले राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक शहर के लिए अलग बजट बनाने का भी निर्देश दिया ताकि विकास के मामले में गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें प्रदेश वासियों के लिए बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को मजबूत करना है। इस दिशा में सभी अधिकारी कार्य करें। इसके साथ साथ समय पर स्टाफ की एफिशिएंसी को भी मॉनिटर करें ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। इसी के अतिरिक्त इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। साथ ही रेगुलर भर्ती के लिए भी मांग दी। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही और प्रदर्शन मूल्यांकन के महत्व पर जोर देते हुए शहरी स्थानीय निकायों के लिए रैंकिंग पैरामीटर विकसित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनता की मांग, अपेक्षाएं और शिकायतें पूरा करने में 3 प्लेटफॉर्म अहम होते हैं। इस दिशा में नगर दर्शन, जनसंवाद कार्यक्रम और सीएम अनाउंसमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तीनों में प्राथमिकता के जितने भी विकास से संबंधित काम हैं, उन्हें तुरंत पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। हरियाणा प्रदेश को शहरी विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी म्यूनिसिपैलिटीज लक्ष्य निर्धारित करते हुए विकास कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि हमने हर प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी आईडी की शुरुआत की है। प्रदेश में 1-1 इंच भूमि को डिजिटाइज करवाया जा रहा है। इस दिशा में काफी कार्य हो चुका है और शेष पर कार्रवाई जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारा उद्देश्य हरियाणा के फूड प्रोसेसिंग यूनिट को विश्व स्तर पर लेकर जाना है, जिससे हरियाणा की देश भर में पहचान बन सके। यहां के उत्पादों का प्रयोग कर लोग अच्छा अनुभव करें, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो प्रिजर्वेटिव के कारण से कई बार खाने की गुणवत्ता का नुकसान होता है, उसका न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिसमें चीनी, नमक, फैट कम से कम हो, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सुचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं जिस तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आज भारत की इंडस्ट्री 4.0 के दौर में है। डिजिटल रेवोल्यूशन का चेहरा बना हुआ है और खाद्य पदार्थों में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की वर्तों करते हैं। अगर हम सब इन चीजों पर खरा उतरेंगे तो हमारा विश्वास उपभोक्ता के प्रति बढ़ेगा और हमारे उद्योग भी विकास करेंगे। इसके साथ ही यदि हम मिलेट के प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये सोने पर सुहागे वाली बात होगी। नए उद्योग को यदि सब्सिडी का सहारा मिलता है तो उसका उद्योग वायबल हो जाता है, अन्यथा उद्योग में कई बार बड़े उद्योगों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अपना एक उपयोग हुआ। इसी प्रकार दूसरी जो योजना हमने बनाई, उस योजना में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ये भी हमने की और इसके अंदर पूंजी निवेश की सब्सिडी ये दी जाती है। हरियाणा में ऐसे उद्योगों के लिए हमने 4 अलग अलग क्षेत्र तय किए हैं, 4 तरह के ब्लॉक, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, ऐसे 4 श्रेणियों में इन ब्लॉक्स को बांटा
सब में अलग अलग दरों के हिसाब से हमने सब्सिडी का ये प्रावधान किया। जहां तक ब्लॉक ए और बी ब्लॉक है उसके अंदर 50% के यानी सब्सिडी पूंजी निवेश के ऊपर ये प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत हमने बड़ी एक योजना में इसके ऊपर पैसा खर्च किया है। 70 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान इसमें दिया जा चुका है। तीसरी योजना है एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सब्सिडी दी जाती है। इसमें भी 35% से लेकर के 45% तक सब्सिडी ये प्रदान की जाती है और इस सब्सिडी को यानी भंडारण के बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग, हाउसिंग, परिवहन के बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाती है। जहां तक अभी तक हमने इस 10 परियोजनाओं के लिए 49 करोड़ रुपए की सहायता ये दी जा चुकी है। इसका लाभ लोगों ने उठाया है। चौथी परियोजना एकीकृत मिनी फूड पार्क, इसको भी हमने प्रारंभ कराया है। इसमें ग्रुप्स यानी सी और डी ब्लॉक्स के जो श्रेणी है उसके अंदर 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अभी तक केवल एक ही परियोजना क्योंकि लेटेस्ट शुरू कराया है तो उसके लिए 9 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता ये अनुदान दिया जा चुका है। मैं कहना चाहूंगा, ये बताना भी चाहूंगा कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं ये एमएसएमई श्रेणी के अंदर आते हैं। तो एमएसएमई श्रेणी के बहुत से लाभ ये हम देते हैं। इसका लाभ हमको सबको उठाना चाहिए। एमएसएमई में जो हमारा पंजीकरण हुआ है अभी तक पोर्टल के ऊपर 6,44,000 जो उद्यम हैं वो एमएसएमई पोर्टल पर ये पंजीकरण हो चुके हैं, जिसके अंदर 27,000 साढ़े 27,000 केवल फूड प्रोसेसिंग की ये इकाइयां हैं। तो इस फूड प्रोसेसिंग की इकाइयों के अंदर जो हमारी पॉलिसी है हीप 2020, ये भी एक पॉलिसी जिसमें 4,860 इकाइयों ने और अपने आप को अप्लाई किया है इसका लाभ लेने के लिए। अभी तक 1500 इकाइयों को लाभ वितरित किया जा चुका है। 719 इकाइयां ऐसी लाभ देने की प्रक्रिया में चल रही हैं। शेष को भी जैसे उनके आवेदन के दस्तावेज पूरे होंगे उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। इसी प्रक्रिया में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 7 वर्ष के लिए 100% हम बिजली शुल्क उसमें छूट देते हैं और ये छूट आगे भी नई इकाइयां जो आएंगी उनको मिलती रहेंगी। ऐसे जो एमएसएमई के छोटे उद्योग हैं उसके अंदर बिजली को सस्ते दर पर ये दिया जाता है। इसका भी लाभ हम लोगों को देते हैं। योजनाएं बहुत सी बताई जा सकती हैं। इन योजनाओं का अपना एक महत्व है। इन योजनाओं को देने से ही आखिर उद्योग आगे बढ़ सकता है। हम चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान होने के नाते से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां ये शुरू करें, रोजगार को प्राप्त करें और हम अपने उपयोग के लिए हरियाणा में जो आवश्यकता है उसका तो हम उपयोग करेंगे ही। हमारी योजना हम एक्सपोर्ट करने के नाते भी यानी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट उसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं ताकि कोई एक निश्चित ब्रांड बना करके हम अपने यहां से चीजों को बाहर भेज सके, ताकि उसका हम अपने यहां फॉरेन एक्सचेंज को लाने में भी देश के नाते से भी हम उसका एक प्रकार से उपयोग कर सके, हमको लाभ हो सके। मैं निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए कुछ सुझाव ये देना चाहूंगा। मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से उस पर ध्यान करेंगे। पहला है कि हम इनकी हमारे जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता, ये गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर लेकर के आए ताकि एक्सपोर्ट करने में हमको सहायता मिले, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम टिक सकें। इसी प्रकार दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो कृत्रिम प्रिजर्वेटिव्स हैं उन प्रिजर्वेटिव्स के कारण से कई बार खाने की जो क्वालिटी है वो उसका नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसका उपयोग न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिसमें चीनी है, नमक है, फैट है, ये कम से कम हो। स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं, इस ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। इसी प्रकार हम जानते हैं कि आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के दौर में डिजिटल रेवोल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता ये तलाश कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो डिजिटल तौर पर जो मार्केटिंग के माध्यम से
अपने उपयोग की चीजें ये घर पर मंगवाते हैं, सीधे उपभोक्ता भी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इन चीजों को बेच सकते हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।